आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कारण हैं जो उसको बढ़ाते या घटाते हैं, हम ये जानना चाहते हैं आज। तो ये जानने के लिए हमको पहले जानना होगा कि ये रिएक्शन होता कैसे है। किसी भी घटना में जब हम ये बात समझेंगे कि वो कैसे होता है, तभी हम जान पाएंगे कि उसको कौन सा फैक्टर प्रभावित कर सकता है। अनलेस हम ये समझ नहीं पाएंगे। तो पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, मतलब रिएक्शन होता कैसे है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन का जो थ्योरी है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो लोग मानते हैं वो है कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी तो तीन कॉलिजन थ्योरी है। लिंडेमैन का कॉलिजन थ्योरी है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए, सिंपल कॉलिजन थ्योरी है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है। तो मेन जो थ्योरी है वो कहता है कि रिएक्शन होने के लिए तीन पैरामीटर है। पहला है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आपस में कोलाइड करना चाहिए, टकराना चाहिए। दूसरा है कि सभी कॉलिजन से रिएक्शन नहीं होगा। ऑल द कॉलिजन्स डू नॉट लीड टू केमिकल रिएक्शन। कुछ खास कॉलिजन हैं जिसको हम लोग इफेक्टिव कॉलिजन कहते हैं। सारे कॉलिजन से रिएक्शन नहीं होता है, इफेक्टिव कॉलिजन होना चाहिए। और कॉलिजन को इफेक्टिव होने के लिए दो और शर्त है, एक है थ्रेशोल्ड एनर्जी और दूसरा है प्रॉपर ओरिएंटेशन। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब एक मिनिमम एनर्जी, जिसका नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। हर रिएक्शन का अपना अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी है। उतना एनर्जी रहेगा तो रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। सोचो उसको कि तुम कोई सामान खरीदना चाहते हो, कोई बुक खरीदना चाहते हो, तो बुक खरीदने के लिए दुकान पे जाओगे। ये कॉलिजन हुआ कि तुम्हारा दुकान पर जाना, दुकान और तुम्हारा कॉलिजन हुआ। लेकिन क्या दुकान पर जाने से ही बुक आप खरीद लेंगे? खरीद लेंगे? नहीं। आपको उस बुक का जो प्राइस है उतना पैसा होना चाहिए। अगर मान लीजिए दाम 400 रुपया है, तुम्हारे पास 200 है या 300 है, तो तुम दुकान पे जाओगे, वापस लौट जाओगे, बुक नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप 400 रुपया लेकर जाएंगे तो किताब मिलेगा। ये थ्रेशोल्ड हुआ 400 रुपया। हर किताब का अलग अलग दाम है, तो जो किताब चाहिए उसका जो मिनिमम प्राइस है उतना आपको देना पड़ेगा। उतना आप देंगे तो बुक आपको मिलेगा, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। तीसरा है प्रॉपर ओरिएंटेशन। मैं यही बात बार बार कहता हूं, जिंदगी में सफल होने के लिए जरूरी है प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब लेबर इन प्रॉपर डायरेक्शन। सीधे लेबर करने से नहीं होगा। तो थ्योरी कहा है, किताब के दुकान पर जाओगे 400 रुपया लेके तो तुमको वो किताब मिल जाएगा। लेकिन वो कौन किताब की दुकान पर? जो मेडिकल का किताब बेचता है वहां जाएंगे आप केमिस्ट्री किताब लेने, तो आपको नहीं मिलेगा। जो चिल्ड्रन बुक मिलता है वहां जाएंगे आप इंटर किताब लेने, तो नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर दुकान पे जाना होगा जहां पर +2 लेवल का किताब मिलता होगा। तो हो गया ना 2 शर्त। 3 हो गया ना, दुकान पर जाना है, कॉलिजन, साथ में जितना किताब का दाम है उतना पैसा होना चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और प्रॉपर दुकान पर जाना है, प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है। तो रिएक्शन का यही मैकेनिज्म है। A chemical reaction takes place when reactant molecules collide with each other. Okay? All the collisions do not lead to chemical reaction. सारे कोलिजन से केमिकल रिएक्शन नहीं होते। इफेक्टिव कोलिजन से केमिकल रिएक्शन होते हैं। इफेक्टिव कोलिजन कौन हुआ?
collisions in which reactant molecules have a certain minimum amount of energy and they collide in proper orientation. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एक न्यूनतम ऊर्जा हो जिसका नाम थ्रेशोल्ड एनर्जी है और वो कोलाइड करे प्रॉपर ओरिएंटेशन में। मिनिमम एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो सब अलग अलग है। हम ये डायग्राम दिखाएं आपको, ये रिएक्टेंट है और इस रिएक्शन का ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। इस रिएक्टेंट को इतना एनर्जी बाहर से देना होगा तो वो केमिकल रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद हो सकता है जितना एनर्जी लिया था उससे कम दे या अधिक दे, उससे अपना बहस नहीं है। नहीं दिख रहा सर। हाँ नहीं दिख रहा, ग्राफ नहीं दिख रहा, थोड़ा राइट कीजिए क्या। तो और ये जो डिफरेंस है इसका नाम है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो रिएक्टेंट को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बाहर से अचीव करना पड़ता है तब वह रिएक्शन करता है। ये मैकेनिज्म है। प्रॉपर ओरिएंटेशन की बात अभी कर रहे थे आप लोग, मैं वो दिखाता हूं। प्रॉपर ओरिएंटेशन ये है कि मान लो A को BX से रिएक्शन करना है और बनना है B प्लस AX। A को BX से रिएक्शन करना है और बनना है B प्लस AX। यह रिएक्शन है। तो ये BX मॉलिक्यूल है और A यहां से कोलाइड कर रहा है। तो A कोलाइड कर गया B से और A को B से रिएक्शन करना नहीं है, तो ये रिएक्शन आपका नहीं होगा। ये हो गया इम्प्रॉपर कोलिजन। इम्प्रॉपर कोलिजन। और अगर BX में A इधर से कोलाइड किया तो इधर से आ गया तो क्या होगा, ये अपना XA ले लेगा और B को छोड़ देगा। ये XA लेके चला जाएगा और B बच जाएगा। ये हुआ प्रॉपर कोलिजन। ठीक है। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मतलब ये कि जिससे बॉन्ड आसानी से बन सके, आसानी से टूट सके, वो हुआ प्रॉपर कोलिजन। ये हुआ प्रॉपर कोलिजन जिसमें आसानी से बॉन्ड टूटेगा और आसानी से बन जाए। ठीक, इस पर बहुत बहस नहीं करना हम लोगों को। आप सिर्फ ये बात जान लीजिए कि रिएक्शन होने का ये 3 कंडीशन है। क्या सब? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का कोलिजन हो, नंबर 1। नंबर 2, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एक मिनिमम एनर्जी हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और तीसरा कि कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो। ठीक है। अब हम देखेंगे इतना जब बात समझ गए तो हम लोग समझ पाएंगे आसानी से फैक्टर्स क्या होता है, खुद भी समझ जाएंगे आप, मैं नहीं भी कहूंगा। तो पहला फैक्टर होगा नेचर एंड स्टेट of reactants। स्टेट, अवस्था। कितनी अवस्था होती है पदार्थ की? कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 होते हैं, लेकिन हम लोगों को कितना मिलता है? हम लोगों को 3 मिलता है। तो हम 3 ही की बात करेंगे। ठीक है। तो उसमें क्या देखेंगे हम लोग? कि जो सॉलिड है उसका रिएक्शन बहुत स्लो होता है। रिएक्शन ऑफ सॉलिड्स
आर वेरी स्लो। क्यों? क्योंकि समझते हैं आप, सॉलिड रिजिड होते हैं, मोबाइल नहीं होते हैं, उनका चांस ऑफ कोलिजन कम होता है। दूसरा है रिएक्शंस ऑफ लिक्विड्स आर फास्ट। और तीसरा समझ सकते हैं आप, रिएक्शंस ऑफ गैसेज आर वेरी फास्ट। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करना है तो सॉलिड जहां है वहां स्थिर रहता है, उसका चांस ऑफ कोलिजन कम है, वह कम कोलाइड करता है। जो लिक्विड है वो आपस में मिक्स हो सकता है, कोलाइड कर सकता है, तो उसका रिएक्शन थोड़ा फास्ट है। और जो गैसेज हैं, आप जानते हैं गैसेज तो हमेशा रैपिड और रैंडम मोशन में होते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं, इसलिए वो आसानी से टकराते हैं, उनका रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। ये हुआ स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर in the order solid less than liquids less than gases। सॉलिड के रिएक्शन सबसे स्लो, लिक्विड का उससे फास्ट, गैस का सबसे फास्ट। दूसरा है स्टेट के बाद नेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर में मोटा मोटी दो तरह के मानते हैं हम लोग, आयनिक और कोवेलेंट। तो आप गेस करो, जितना ज्ञान आप लोगों के पास है अभी तक 11 तक पर है, उसमें कौन सा रिएक्शन फास्ट होना चाहिए? आयनिक रिएक्शन या कोवेलेंट रिएक्शन? कोवेलेंट सर। आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन। आयनिक करेगा। आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। आयनिक रिएक्शंस आर, हम अभी नेचर की बात कर रहे हैं, वेरी फास्ट। क्यों? क्यों फास्ट? देखो, मान लो NaCl का रिएक्शन हम करते हैं AgNO3 से, बनता है NaNO3 प्लस AgCl। आप याद रखिए, जितना भी आयनिक कंपाउंड है वो हमेशा आयनाइज्ड रहता है, इवन इन सॉलिड स्टेट। इसलिए आयनिक रिएक्शन में न बॉन्ड टूटना है न बॉन्ड बनना है, इट इज सिंपली रीअरेंजमेंट ऑफ आयंस। रीअरेंजमेंट ऑफ आयंस, ये NO3 Na के पास चला गया और Cl Ag के पास आ गया, रीअरेंज हो गया। सॉल्यूशन में था, आयन सब घूम रहा था, ऐसा भी नहीं कि Na और Cl आपस में जुड़ा हुआ था। जब सॉल्यूशन में लेंगे हम, Na अलग Cl अलग रहेगा। Cl की मुलाकात Ag से हो गई तो AgCl बन गया, और Na की मुलाकात NO3 से हो गई, NaNO3 बन गया। ये है आयनिक रिएक्शंस। कोवेलेंट मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड रहता है, उस बॉन्ड को पहले तोड़ना पड़ता है, फिर बॉन्ड बनता है। So reactions of covalent compounds are rather slow. तो ionic reactions are very fast. क्यों? Because it involves only rearrangement of ions. Rearrangement of ions. आयन का रीअरेंजमेंट होता है, no making of bond, no breaking of bond, only rearrangement. दूसरा है कोवेलेंट रिएक्शन, reactions of
covalent compounds are slower because it involves breaking of old bonds and formation of न्यू बॉन्ड्स। पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। मान लो H2 और Cl2 के बीच रिएक्शन होना है, HCl बनेगा, HH के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, Cl के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा और H और Cl के बीच बॉन्ड बनेगा। सो कोवेलेंट रिएक्शंस आर रादर स्लो। आयनिक कंपाउंड के रिएक्शन फास्ट होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड के रिएक्शन स्लो होते हैं। क्यों? आयनिक रिएक्शन में केवल रीअरेंजमेंट ऑफ आयंस होता है और कोवेलेंट रिएक्शंस में बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड का मेकिंग होता है। इसको इस तरह से समझिए, इंडियन मैरिज और वेस्टर्न मैरिज। आपने सुना होगा, एक कॉमेडी आता है, वो शर्मा यूट्यूब चैनल पे आते हैं बराबर, हास्य कवि, कपिल शर्मा शो। नहीं दूसरे शर्मा है, कवि है वो। तो वो बोलते हैं कि मैंने पिछले साल अपनी शादी की 16वीं वर्षगांठ मनाई। अगर मैं विदेशों में होता तो मैं 29वीं शादी कर लिया होता। व्हाट इज दिस? हमारे यहाँ जो इंडिया मैरिज होता है वो बॉन्ड बनते हैं। लोग कहते हैं 7 जन्म का बंधन है, 1 जन्म का तो पक्का है, तो आसानी से टूटता नहीं है। और वेस्टर्न में क्या होता है? मैरिज इज एंगेजमेंट ओनली, कोई बंधन नहीं बनता है। इसलिए एक आदमी जिंदगी में 2, 4, 5, 10 शादियां कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मन हुआ शादी किया, जब मन हुआ तोड़ दिया, कुछ नहीं करना है, एक एप्लीकेशन लिख कोर्ट में देना है, खत्म। तो दैट इज लाइक आयनिक रिएक्शंस, जहां सिर्फ रीअरेंजमेंट होना है और ये बॉन्ड बना है, उसको तोड़ना होगा, एनर्जी चाहिए, टूटेगा, फिर वापस मिलेंगे, एनर्जी रिलीज होगी, तो इट टेक्स टाइम। ठीक है? आपको जानना है क्या आयनिक रिएक्शंस क्यों फास्ट हैं? क्योंकि उसमें सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ आयंस होता है। आयन ऑलरेडी आयनाइज रहते हैं, टूटे रहते हैं। कोवेलेंट रिएक्शंस स्लो क्यों है? कोवेलेंट रिएक्शंस में बॉन्ड टूटते हैं, फिर बॉन्ड बनते हैं। तीसरा फैक्टर है नेचर और स्टेट में सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, जो रिएक्शन हो रहा है उसके लिए जगह कितना उपलब्ध है, आप समझ सकते हैं ये बात। ज्यादा जगह उपलब्ध है तो ज्यादा हो सकता है रिएक्शन, ज्यादा कोलिजन होगा तो। और अगर सरफेस एरिया कम है तो कम मुलाकात होगी, कोलिजन कम होगा, रिएक्शन कम होगा। सोच कर देखो, इतने बड़े जगह में रिएक्टेंट सब है, इतना ही तो कोलाइड कर रहा है। इतने बड़े जगह में अगर है तो जितना ज्यादा जगह होगा उतने ज्यादा लोग कोलाइड करेंगे। कभी भोज खाए जिंदगी में? जीवन में भोज कभी खाए हैं तो सोचो क्या होगा। अगर पंडाल छोटा है तो एक बार में कभी लोग आएंगे, कभी लोग खा पाएंगे। अगर बड़ा पंडाल होगा तो ज्यादा लोग बैठ पाएंगे, ज्यादा लोग खा पाएंगे। उसी तरह से अगर सरफेस एरिया रिएक्टेंट का ज्यादा है तो ज्यादा कोलिजन होगा, ज्यादा रिएक्शन होगा, रेट फास्ट होगा। और सरफेस एरिया कम है ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि कम जगह में ज्यादा लोग हैं तो कोलिजन तो होगा ही ज्यादा। वो तो अलग फैक्टर हुआ, वो भी एक फैक्टर है।
वो अलग फैक्टर। तो नंबर पर डिपेंड हुआ कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अभी हम बात कर रहे हैं कि एरिया कितना अवेलेबल है रिएक्शन करने के लिए, कितना दूर में होना है रिएक्शन, वो कंसंट्रेशन की अगर सेम रहेगा तब। अब ये मान के चलिए कि पर मीटर में हमको एक आदमी को बैठाना है, नहीं तो हमारे पास अगर 100 मीटर है तो 100 लोग बैठेंगे, 50 मीटर तो 50 बैठेंगे, ये पॉइंट है। चलिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज with increasing surface area। ये एक्चुअली हम बात करते हैं सॉलिड रिएक्शन का। जब कोई सॉलिड किसी लिक्विड या गैस से रिएक्शन कर रहा है, उस स्थिति की है। कंसंट्रेशन की बात होगी जब हम लोग लिक्विड और गैस के रिएक्शन की बात करेंगे। सरफेस एरिया सॉलिड के लिए, एक सॉलिड का प्लेट है या उस पर कुछ डाल रहे हैं, तो जितना ज्यादा बड़ा सा प्लेट होगा उतना दूर तक हम रिएक्शन करा पाएंगे, ये पॉइंट है। इट इज लिमिटेड टू सॉलिड रिएक्टेंट्स, इट इज लिमिटेड टू सॉलिड रिएक्टेंट्स, इट इज लिमिटेड टू सॉलिड रिएक्टेंट्स। एक रिएक्टेंट सॉलिड हो, दूसरा लिक्विड हो या गैस हो, ठीक है। एक फैक्टर हम लोग पढ़ लिए, नेचर एंड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। इकाई आयतन में कितने मॉलिक्यूल हैं। अभी सही कहा था आदित्य ने कि अगर छोटे जगह में ज्यादा लोग रहेंगे अभी टकराएंगे। वही बात यहाँ है कि अगर हमारे पास जो बर्तन है 1 लीटर का और दूसरा बर्तन है 5 लीटर का, इसमें भी 1 मोल है, इसमें भी 1 मोल है। तो छोटे बर्तन में अगर 1 मोल हमारे पास कोई रिएक्टेंट है तो वो नजदीक होगा, जल्दी कोलाइड करेगा। इसमें नजदीक होगा। और यही 1 मोल अगर 5 लीटर वॉल्यूम में है तो वो दूर होगा। जितने दूर होंगे उतना कम कोलिजन होगा। आप देख रहे हैं सड़क पर अभी निकल कर देखिए, या जब लॉकडाउन था तब देखते क्या था, सड़कें सुनी थी, तो अगर आदमी चलता है तो कोलिजन का चांस कम था। आज जब भीड़ भाड़ होती है तो कोलिजन का चांस ज्यादा होगा। यही हुआ कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, मॉलिक्यूल नजदीक है, कोलिजन का चांस ज्यादा है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो सेम रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन proportional to what? Concentration of reactants। हम लोग लिखते हैं -dC/dt इक्वल टू K इंटू C⁻n। -dC/dt बता चुके हैं आपको, यह रेट ऑफ रिएक्शन है। रिएक्टेंट के लिए लिखे हैं तो माइनस लिखे हैं। K को बोलते हैं where K is rate constant। K is rate constant, its value is constant for a given reaction at कांस्टेंट टेम्परेचर। यह नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा।
लेकिन एक सब्सटेंस के लिए इसका वैल्यू कांस्टेंट है। याद रखिए, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, हर रिएक्शन का अलग अलग वैल्यू होगा, ठीक है। और ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। सेम रिएक्शन का टेम्परेचर बदल देंगे, के का वैल्यू बदल जाएगा। तो के हुआ रेट कांस्टेंट, इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इस सब की बात हम लोग करेंगे बाद में। स्पेसिफिक, सर उधर नहीं दिख रहा सर, बोर्ड आधा बोर्ड आ ही नहीं रहा। चलिए अब आया, अब आ रहा है थोड़ा। ये सर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी नाम है इसका। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट मतलब रेट इन स्पेशल केस। क्या आप लिखेंगे हम लोग? सी है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। C बराबर होता है N/V, जहां N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और V क्या है? वॉल्यूम। N नंबर ऑफ मोल, V वॉल्यूम, और N को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। ऑर्डर मतलब पावर। ये तो समझे कि रेट C बढ़ने से बढ़ेगा, कितना गुना बढ़ेगा सो बताता है N, ठीक है। अगर फिर से देखो, मैंने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट बढ़ता है, घटने से घटता है, ठीक। कारण क्या? कारण है कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, मॉलिक्यूल नजदीक है, तो चांस ऑफ कोलिजन अधिक है, ठीक है। कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है? क्योंकि चांस ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, ठीक है। अब कितना बढ़ता है उसका एक फॉर्मूला है, क्वांटिटेटिव, तो थ्योरी हुआ बढ़ता है, कितना बढ़ता है। तो dc/dt इक्वल टू k इंटू C पावर n, जहां k है रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, जिसका वैल्यू हर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर। हर रिएक्शन का अलग अलग है, वो भी एक ही रिएक्शन का अगर टेम्परेचर बदल जाएगा तो k का वैल्यू बदल जाएगा। C है कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर, 1 लीटर में कितने मोल है। N है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मान लो कि रेट कंसंट्रेशन के सीधा समानुपाती है, मतलब C को डबल करेंगे तो रेट डबल हो जाएगा, N हुआ 1। अगर C को हम डबल करेंगे तो रेट 4 गुना बढ़ जाएगा, N हो गया 2। यही है ऑर्डर। ये बताता है कि कितना गुना बढ़ेगा। अगर n का मान 3 हुआ, ध्यान से देखिए, n का मान 3 हुआ और C को हम 2 गुना कर दिए तो रेट कितना गुना बढ़ जाएगा? 2 का पावर 3 हो जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा। ये हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी कोई पॉइंट है तो बताइए, किसी का मर्जी नहीं। अब देखिए, इसको हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्यों कहते हैं? अगर कंसंट्रेशन का मान 1 हो जाए
c बराबर 1 ले लेंगे तो 1 पावर n 1 होगा, रेट बराबर k। मतलब k क्या है, रेट कांस्टेंट क्या है, सोचो, रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन इकाई होगा 1 मोल पर लीटर, तब जो रेट होगा उसे ही कहेंगे रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इस डिफिनीशन को आप नोट कर लो। दो बात लिख लो, पहला कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट क्यों बढ़ता है, और दूसरा के क्या है। इंक्रीज इन concentration increases chance of collision, chance of collision of reactant molecules। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के कोलिजन का चांस बढ़ा देता है, कोलिजन ज्यादा होता है, रेट इसलिए बढ़ता है। और ये रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स, जो भी हो, एक हो तो रिएक्टेंट और अनेक हो तो रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा फैक्टर है, ये समझ गए ना कि कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। कितना गुना बढ़ेगा ये एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है, ये हम नहीं जान सकते हैं थियोरेटिकली, इसको हमको एक्सपेरिमेंट करना होगा। और फॉर्मूला होगा dc by dt इक्वल टू k इंटू सी पावर n, जहां dc by dt रेट ऑफ रिएक्शन, k रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट रिएक्शन रेट, और n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग आते हैं तीसरा फैक्टर में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर के बढ़ने से मोस्टली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन में कुछ है एक्सेप्शंस जो आप आई होप की पढ़े होंगे 11th में, ली चेटेलियर प्रिंसिपल। लेकिन जनरल ट्रेंड यही है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। कितना गुना बढ़ता है ये भी मैथमेटिक्स से निकाला था S.R. हेनियस ने, हम लोग शायद पढ़ेंगे उसको। तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 RT पर मोल, 3/2 RT। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, और ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगा तो ज्यादा कोलिजन होगा। समझते हैं, सड़क पर सब लोग बहुत तेज गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट कम होगा कि ज्यादा होगा,
सब लोग तेज गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट ज्यादा होगा, ज्यादा कोलिजन होगा। यही बात है, ध्यान दीजिए। टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से स्पीड बढ़ता है, स्पीड बढ़ने से कोलिजन बढ़ता है, और कोलिजन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। इसलिए टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन increases with rise in temperature, rise in temperature, टेम्परेचर बढ़ने से। कारण क्या? कारण है इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी of reactant molecules। ठीक है, therefore speed of molecules, speed of reactant molecules increases, hence chance of, hence collision frequency increase। collision frequency मतलब number of collision per unit time। collision frequency बढ़ता है। frequency मतलब क्या? इकाई समय में कितना collision होता है। 1 सेकेंड में पहले 5 collision हो रहा था, तो अब 1 सेकेंड में 10 collision होता है। जब लोग धीरे धीरे सड़क पर चलते हैं तो महीना में 5 एक्सीडेंट होता है। अगर खूब तेज चलाएंगे तो महीना में 10 एक्सीडेंट होगा, ज्यादा लोग मरेगा। तो वही बात है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, इकाई समय में कितना कोलिजन होता है। तो कोलिजन बढ़ जाएगा, इसलिए क्या होगा? हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ज्यादा कोलिजन तो ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन, और इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। कोई दिक्कत? टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ने से नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ने से नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा, और इससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, जिसको हम एक ग्राफ से भी दिखा सकते हैं, और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया गया है। अगर मान लो ये है एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, और इधर है टेम्परेचर, ये काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए T1 टेम्परेचर पर, और ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड समझते हैं? थ्रेशोल्ड मतलब जिसके पास एनर्जी है जो रिएक्शन कर सकता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू गो इनटू प्रोडक्ट। तो T1 टेम्परेचर पर ये था थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो इतने मॉलिक्यूल, इस एरिया में जो मॉलिक्यूल है, इससे आगे, थ्रेशोल्ड से आगे, वही रिएक्शन करके प्रोडक्ट दे रहे थे, पीछे वाला नहीं दे रहा था।
अब हम टेम्परेचर को T1 से T2 कर दिए, बढ़ा दिए, ये ग्राफ ऐसा हो जाता है। ये T2 है और T2 ग्रेटर देन T1। अब ये हुआ, इस एरिया में जितने मॉलिक्यूल हैं वो रिएक्शन कर पाएंगे। तो बताइए घट क्या कि बढ़ गया? टेम्परेचर हम बढ़ाए, सबका एनर्जी बढ़ा, तो जिसका कम एनर्जी था वो सब शक्कर हाई एनर्जी में आ गया, लो वाला हाई में आ गया, तो लो में तो घट गया मॉलिक्यूल, हाई वाला में बढ़ गया। तो क्या हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। ठीक है? तो टेम्परेचर बढ़ने से इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इसको देखा गया है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से जनरली रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ जाता है। और इसको आर्हेनियस ने फिर आगे दिखाया। अगर मान लो T1 टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन R1 है, तो T1 प्लस 10 डिग्री C पर रेट ऑफ रिएक्शन 2R1 से 3R1 हो जाएगा। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन कम से कम 2 गुना और अधिक से अधिक 3 गुना बढ़ जाता है। इस बात को भी नोट करो। और आगे हम लोग एक दिन पढ़ेंगे आर्हेनियस थ्योरी, तब इसका इक्वेशन डिराइव करेंगे। अभी हम इतना ही जानते हैं रफली कि एवरी 10 डिग्री C rise in temperature increases rate of reaction 2 to 3 times, 2 से 3 गुना ज्यादा। इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, रिएक्शन कोफिशिएंट। थीटा इक्वल टू RT प्लस 10 डिग्री C by RT डिग्री C, दैट इक्वल टू 2 to 3। इसका नाम है रिएक्शन कोसेंट। थीटा। ठीक है? हो गया। टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? कि टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने से कोलिजन ज्यादा होगा, ज्यादा कोलिजन होने से इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगा और रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। यस सर। फोर्थ पॉइंट है जो आप जानते हैं, वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम लोग पढ़ेंगे प्लस 12 में ही अगले चैप्टर में कैटलिसिस विस्तार से। अभी हम ये जानते हैं कि क्या होता है कैटलिस्ट का रोल। तो कैटलिस्ट चौथा है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट उस सब्सटेंस का नाम है जो किसी रिएक्शन में भाग लेकर खर्च हुए बिना रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस कर देता है। वैसे आजकल कैटलिस्ट को दोनों मानते हैं लोग, निगेटिव भी पॉजिटिव भी, घटाता भी है बढ़ाता भी है। हम तो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं तो हम दोनों मान के चलेंगे, लेकिन मेनली कैटलिस्ट यूज करते हैं हम लोग किसके लिए? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है? कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। कैटलिस्ट करता क्या है? तो कैटलिस्ट क्या करता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम कर देता है। कैटलिस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम कर देता है। ये जो रिएक्शन है हमने दिखाया आपको, ये रिएक्टेंट है और ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी।
तो इस रिएक्टेंट को जब इतना एनर्जी मिलेगा तो ये रिएक्शन करेगा। मानिए 400 जूल है, अब 400 जूल उसको मिलेगा तो रिएक्शन करेगा। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, एक दूसरा पाथ बना देगा रिएक्शन करने का, ये वाला, जहां पर थ्रेशोल्ड एनर्जी घटकर 200 हो गया तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। जैसे मैंने कहा आपसे कि आपके पास 300 रुपए हैं और एक बुक खरीदने वाले हैं 400 रुपए दाम का, आपने खरीद पा रहे हैं, 400 रुपया होगा तब, बीच में 300 रुपया में से 50 रुपया खर्च हो गया, तो 400 पड़ेगा तब खर्च करेंगे। कोई ऐसा दोस्त आपका मिल गया जो बोला कि चलो हम तुमको वहां 25% छूट दिला देंगे, मेरा अपना ही दुकान है अंकल जी का, किताब 300 में देगा, तो आप खरीद लेंगे ना जल्दी। तो रिएक्टेंट को 400 जूल एनर्जी चाहिए था मान लीजिए, तब रिएक्शन करता, उसको कैटलिस्ट ने 300 कर दिया, तो क्या होगा, ज्यादा रिएक्शन हो जाएगा। जिसके पास 300 है वो सब रिएक्शन कर लेगा। कोई चीज मार्केट में सस्ता हो गया तो ज्यादा लोग खरीद लेंगे, ठीक है, तो यही करता है कैटलिस्ट। तो आप इसको नोट करिए। और कैटलिस्ट मेनी टाइम बढ़ाता है रेट ऑफ रिएक्शन को। जैसे एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल है, जो आप जो खाते हो, जो भोजन करते हो, उसमें क्या होता है, खाने में एक बार भोजन करते हो तो 4-5 घंटा में पच जाता है ना, दैट इज ऑल्सो रोल ऑफ ए कैटलिस्ट। आपके बॉडी में इंजाइम होता है जो खाना को पचाता है, अगर उस इंजाइम का सिक्रेशन नहीं हो तो एक खाने को पचने में 50 साल लगेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत से रिएक्शन हैं जिसको कैटलिस्ट फास्ट कर देता है। कैटलिस्ट ऑल्सो, हम चेंजेज लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, catalyst may increase rate of a chemical reaction by providing alternate path of lower activation energy, alternate path of lower activation energy। ये लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ये पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतना था, ये था EA, अब हो गया इतना, ये डैश लेस देन E, ऐसे इंक्रीज कर सकता है। कहीं कहीं लोग कैटलिस्ट को मानते हैं कि वो डिक्रीज भी करता है, हम अभी इंक्रीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल, सबसे सुंदर एग्जाम्पल है हमारा डाइजेशन ऑफ फूड। या बहुत सारे जो बायोकेमिकल रिएक्शन है जो आपके बॉडी में होता है, उस सब में एंजाइम चाहिए। और बाहर भी बहुत से रिएक्शन कराते हैं, आप तो पढ़े ही हैं। ऐसे अमोनिया बनाते हैं हम लोग, अमोनिया बनाते हैं हाइड्रोजन से, उसमें यूज करते हैं ना आयरन कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम प्रमोटर। SO2 से SO3 बनाते हैं, उसमें यूज करते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट। बहुत से रिएक्शन पढ़े होंगे आप। इथिलीन से बनाते हैं इथेन, वहां लेते हैं निकल कैटलिस्ट H2 के साथ। तो बहुत सा रिएक्शन है जिसमें कैटलिस्ट यूज होता है। कहीं कहीं पर एक फैक्टर लिखते हैं लोग, दैट इज प्रेशर। तो प्रेशर अलग से कोई बात नहीं है, प्रेशर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। आप चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, कोई बहुत हर्ज नहीं है, लेकिन वो अलग पॉइंट आई होप कि अलग से नहीं है। और सॉलिड लिक्विड रिएक्शन पर
प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पांचवा है प्रेशर। PV इक्वल टू nRT होता है, सो P इक्वल टू N/VRT होता है, सो P इक्वल टू CRT होता है। तो अगर T कांस्टेंट है, RT कांस्टेंट है, तो P भाज्य C हो गया, C बढ़ेगा तो P बढ़ेगा। तो रेट ऑफ गैसियस रिएक्शंस increases with increasing pressure। प्रेशर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इट इज ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन, नॉट फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड रिएक्शन। अगर सॉलिड में रिएक्शन हो रहा है या लिक्विड में हो रहा है तो प्रेशर हैज नो इफेक्ट। और अंतिम है, वो भी जनरल टर्म नहीं है, स्पेशल टर्म है, फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो पर्टिकुलर फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए। छठा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है, प्रकाश में जो होता है, फोटोसिंथेसिस जानते हैं आप। ठीक है, तो रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन वो कंसंट्रेशन पर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फोटोकेमिकल, जैसे एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ऐसे बहुत से रिएक्शन है, H2+Cl2 से HCl बनता है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। H2+Br2 से सनलाइट में बनता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। उस पर जो लाइट बढ़ेगा उसका इंटेंसिटी बढ़ेगा। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन, इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन घटेंगे रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। These are the factors affecting rate of a chemical reaction। मैं 2 मिनट में सम करता हूं, फिर आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो आप पूछेंगे। पहला कि रिएक्शन कब होता है? जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, और कोलिजन के समय उनके पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, और कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन स्टेट और नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। स्टेट पर डिपेंड करता है कि सॉलिड के रिएक्शंस वेरी स्लो, लिक्विड के रिएक्शंस फास्ट, गैस के रिएक्शंस वेरी फास्ट। नेचर में आयनिक रिएक्शन में चूंकि आयन का रीअरेंजमेंट होना है तो इसलिए वो आसान है, तो वो रिएक्शन फास्ट होगा, ट्विंकलिंग ऑफ आइन हो जाएगा तुरंत। कोवेलेंट रिएक्शन में बॉन्ड को टूटना है, बॉन्ड को बनना है, इसलिए वो रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है। सॉलिड रिएक्शंस का रेट सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करेगा। जितना बड़ा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज्यादा रिएक्शन होगा। एक एग्जांपल भूल गया था मैं, सिंपल रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर 1 किलो का कोई आपका आयरन का बॉडी है
इतना ही छोटा, तो इससे इतना ही तो रस्टिंग होगा ना। और 1 ही केजी का अगर आयरन का सीट है तो रस्टिंग कहाँ हो जाएगा? बोलिए, 1 केजी का अगर आयरन का टुकड़ा इतना बड़ा है तो इतना ही एरिया में रिएक्शन होगा। अगर इतना बड़ा प्लेट है तो पूरे प्लेट पर रिएक्शन हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगा वो। तो सरफेस एरिया बढ़ने से भी सॉलिड के रिएक्शन के रेट बढ़ जाते हैं। दूसरा टेम्परेचर, बता दिया कि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ने से कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। और देखा गया है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन कम से कम 2 गुना, अधिक से अधिक 3 गुना तक बढ़ जाता है। चौथा फैक्टर है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन में भाग लेता है लेकिन कंज्यूम नहीं होता है, रिएक्शन के रेट को चेंज करके वापस लौट जाता है। तो कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, घटाता भी है, नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं उसको। तो हम लोग शुभ बोलते हैं, बढ़ाता है। बढ़ाता क्यों है? तो वो अल्टरनेट पाथ बता देता है रिएक्शन को, जिससे उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन घट जाता है। हम लोग जब जाएंगे अगले लेसन में कैटलिस्ट पढ़ेंगे तो वहां इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। 2 मैकेनिज्म है। एक मैकेनिज्म है एडजॉर्प्शन थ्योरी, कैटलिस्ट रिएक्टेंट को एडजॉर्ब करके अपने सरफेस पर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। और दूसरा है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाकर उस कंपाउंड को फिर तोड़कर भी वह रिएक्शन जल्दी कर देता है। इसको विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और 5वां था प्रेशर, वो अलग से फैक्टर नहीं था, कि मान लो कहीं प्रेशर ही का क्वेश्चन आ जाए तो आपको समझना चाहिए कि प्रेशर बढ़ने से कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। और फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए ये छठा फैक्टर है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, अगर डार्क रिएक्शन है तो कोई मतलब नहीं है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ने से उस रिएक्शन इंटेंसिटी बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए। अब आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। कोई क्वेश्चन नहीं? तो घर जाकर दोबारा फिर से पूरा वीडियो को पढ़ना, लाइन बाय लाइन सुनना, सेंटेंस टू सेंटेंस, और जहां क्वेश्चन हो वहां पर उनसे पूछना, कमेंट लिखना, ठीक है। थैंक यू, जय।